अब तो अमेरिका भी अब उन्हीं के जहां साथ तक जाकर के खड़ा है ना कि वो मदद करने वाले हैं उन्हें, कि आप $2 मिलियन वसूल लीजिए, और मैंने अमेरिका खुद मीनाक्षी मदद यही करने कहा। वाला है। मैंने यही कहा आपको हाँ। कि यही कहा कि अमेरिका की इस तरीके से हार है, लेकिन मिलिटरीली में जो आपको बता रहा हूं कि हमने 6 एयरक्राफ्ट गिर गए तो हम अमेरिका को बहुत ठीक है नुकसान सर, हुआ, ये आपने बात बहुत आपको अच्छा समझनी है। कंपैरिजन किया, लेकिन मैं इस पर ब्रिगेडियर राजन जामवाल आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार अमेरिका पीछे क्यों हटा। अमेरिका पीछे हटेगा तो घुटने टेकना ही उससे माना जाएगा, उसके पीछे हटने की क्या बड़ी वजह रही होगी? देखिए, जनरल माथुर ने बिल्कुल सही डेफिनेशन दी है हम्म, कि जो ताकतवर होता है वो अगर आधा कदम पीछे हटता है, चाहे वो उसे लॉजिस्टिक हारा हुआ ही माना गैप ले जाएगा। रहा है, हाँ। उसको उसकी हार माना जा रहा हाँ। है। तो इस बात में मैं बिल्कुल उनके साथ हूं, और मैं इसमें भी यकीन रखता हूं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। इस दुनिया को ना ट्रंप जैसा आदमी चाहिए था, ना इस दुनिया को ईरान जैसा फेनेटिक रजीम चाहिए था। हम्म। अच्छा हो रहा है जो दुनिया के लिए। दोनों मतलब गिर रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत टाइम लगेगा ईरान को रिपेयर करने के लिए। जहां तक युद्ध विराम की बात आती है, मेरे को नहीं लगता ये युद्ध का विराम हुआ है। अमेरिका ने जरूर सेशन करी है, पर आज में युद्ध विराम अनाउंस होने के बाद भी इसराइल ने हमले किए हैं, लेबनान पे हमले किए हैं, एंड आई एम श्योर ईरान भी अभी जवाब देगा। जहां तक यूएस का सवाल है, मैं इसको एक लॉजिस्टिक गैप की तरह देख रहे हैं। आपने WWF इंटरनेशनल बॉक्सिंग देखी है ना? 3 मिनट का राउंड, उसके बाद 1 मिनट का वो ब्रेक लेते हैं सांस लेने के लिए। आप उसको इस समझ का ब्रेक चाहिए। दिस इज नॉट द एंड। मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था कि कॉस्ट ऑफ going back for US is many times bigger than the cost of continuing the war. $1 बिलियन पर डे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे जाने की कीमत ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। मतलब पूरा पेट्रोल डॉलर सिस्टम खत्म, पूरा मिडिल ईस्ट खाली करो, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में कॉस्ट है, तो पीछे जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। शर्तें जो अमेरिका की हैं वो ईरान नहीं मानेगा, जो ईरान की हैं वो अमेरिका नहीं मानेगा। मिड पॉइंट नजर नहीं आता। अभी हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। खबरें यहां भी आ रही हैं कि डील एक्चुअली चाइना ने प्रेशर डाला है ईरान को कि टेम्पररी मान जाओ, नहीं तो मर जाओगे। दिस थिंग। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को अभी तक मैसेंजर और मीडिएटर के अंदर अंतर समझाना, मतलब उनको शायद समझ नहीं आ रहा। वो एक मैसेंजर को मीडिएटर समझ रहे हैं। मीडिएटर अलग चीज होती है, मैसेंजर अलग चीज होती है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने खाली डिमांड्स एक दूसरे को दी हैं जो ऑलरेडी इंटरनेट पे थी। मतलब वो उनसे कागज लेकर देने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी सारे चैनल दोनों की डिमांड्स ओपनली डिस्प्ले कर रहे थे। तो एक्चुअली वो मैसेंजर भी मतलब उसको आप ऑफिशियल मैसेंजर बोल सकते हैं। मीडिएटर वो होता है जिसका दोनों पे भरोसा हो। जहां ऐसा मैसेंजर है जिसका ऊपर दोनों का भरोसा नहीं है, दोनों ये कह रहे हैं कि कभी भी यार इसका तो पता नहीं कब मुखौटा बदल सकता है। तीसरी चीज, यूएस इसराइल ईरान के सिवाय भी इसमें और भी देश शामिल है। सबसे बड़ा सऊदी अरेबिया और यूएई। आप इनको इक्वेशन में नहीं ले रहे हो। जहां तक बोलते हैं कि इसराइल ने यूएस को जंग में धकेला, जंग में धकेलने के लिए खाली इसराइल नहीं था, उसमें बहुत बड़ा रोल जो रिपोर्ट्स आई हैं इवन सऊदी अरेबिया का था। सऊदी अरेबिया का ईरान से कंपटीशन रहा है मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब बादशाह बनने के लिए या एक नई दिशा देने के लिए। जब तक ये प्रेजेंट रजीम है ईरान का, ये नहीं हो सकता था, ये नहीं हो सकता था। अभी एक्चुअली बिहाइंड द टॉक्स बात जो ईरान के साथ और जेडी वेंस वगैरह आएंगे, वो औपचारिक बात करेंगे। अगर आएंगे तो अभी भी मैं तो बोल रहा हूं। असली बात इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, इनके बीच में होगी। और ये बात किस चीज पे होगी? फाइनेंस कैसे करना है, युद्ध छोड़ने की कीमत क्या है, क्या क्या हुआ। ये अगर फिर ईरान बना, ये फिर इजराइल बोलेगा, फिर हouthi आएंगे, फिर हमास आएंगे, ये फिर हमारे लोगों को उठाएंगे, फिर बच्चों को ओवन में डालेंगे,
फिर ये सब होगा गंद, हम कब तक सहन करेंगे? ये बातें इजराइल की तरफ से आएंगी, सऊदी अरेबिया बोलेगा ये हूती फिर हमारे, हम जैसे उन्होंने मिसाइलें हमारे ऑयल रिफाइनरीज में फायर करी, फिर करें, उसका क्या हल होगा? कोई भी कीमत हो जाए, इनको एक बार में खत्म करो, जो कीमत है हम देने को तैयार है। अभी बहुत कुछ होना है। अभी आपने एक छोटा लॉजिस्टिक पार्क देखा है, उसी में खुश हो रहे हैं आदित्य। अनफॉर्चुनेटली किसी एक चैनल का भी एक भी रिपोर्टर आज ईरान में नहीं है। तो जो फोटोज आ रही हैं ये करके, या जो प्रेस रिलीज आ रही हैं, वो अब सरकारी एजेंसीज ईरान की जो हैं आपको फीड कर रही हैं, उसी के बेस पे सारी रिपोर्टिंग चल रही है। एंड आप देखते जाइए आगे क्या होता है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अभी अभी आपको आगे पता लग जाएगा कि आने वाले समय में ये क्या रूप ले रहा है। बिल्कुल, अमेरिका का ये घबराइए। सीज फायर आखिरकार कितने दिन तक टिकने वाला है? ग्रुप कैप्टन आशीष साय जी, आपसे मेरा सवाल यही रहने वाला है कि अगर अमेरिका पीछे हट गया है, हालांकि अमेरिका की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा था, जो अभी पीट हेग्सेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उस दौरान उन्होंने ये कहा, ईरान ने भी यही कहा, तो दोनों देश अपने हिसाब से तो इससे कहीं ना कहीं कैश करने की कोशिश जरूर करेंगे कि हमने उन्हें झुका दिया, उन्होंने हमें नहीं झुकाया है। लेकिन इन सब के बीच में क्या ये सीज फायर इजराइल की वजह से पूरी तरीके से हो पाएगा? क्योंकि इजराइल तो ये कह रहा है कि वो लेबनान पर बिल्कुल नहीं रुकने वाला, और लेबनान पर स्ट्राइक उसकी अभी भी चल रही है, जबकि प्रॉक्सी पर स्ट्राइक को रोकने की मांग ईरान ने अपनी 10 सूत्रीय शर्तों में रख दिया है। मीनाक्षी, आज अमेरिका में जब सवेरा हो रहा है अभी, और जब ट्रंप साहब को ये ब्रीफ किया जाएगा कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, इजरायली प्रीमियर ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला है कि लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीज फायर डील, तो चीजें बदलेंगी। क्योंकि ये जो एडिशनल स्ट्राइक्स लेबनान पे, हिजबुल्लाह पे, बेरूत, सदर्न बेरूत लेबनान में होगा, उसके बदले में ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि नहीं, ये सारी लड़ाइयों को रोकने का एक डील हो रहा था। मतलब इस इलाके की सारी लड़ाइयां, इस युद्ध की वो बात कर रहे थे। और पाकिस्तान ने एक मिडिल पाथ बोला है, उन्होंने बोला है कि नहीं, लेबनान वॉज अ पार्ट ऑफ दिस सीज फायर डील। तो ये आज सवेरे अमेरिका में जब ये पेंटागन की ब्रीफिंग हो जाएगी, उसके बाद ट्रंप क्या स्टेप लेते हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, क्योंकि अभी ये डील हाफ बेक्ड है, ये ट्रूस हाफ बेक्ड है। जेडी वांस ने बोला है कि इट इज अ वेरी डेलिकेट स्टेज अभी, मतलब फ्रेजाइल 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 वर्ड यूज कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट, अभी आधे घंटे पहले जो एक ब्रीफिंग होती है इनकी वॉर की, उसमें पीट हेग्सेट ने भी आधे से ज्यादा तो धमकियां दे डाली कि अगर ये सीज फायर तोड़ा या इसको उल्लंघन किया तो हम क्या और कर सकते हैं। फिर उनके चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ ने भी यही बात रिपीट करी, धमकियां दे रहे थे, वर्चुअली धमकियां दे रहे थे ईरान को कि इसको ऑनर करो इस सीज फायर को, क्योंकि ये लेबनान वाला मुद्दा अगले कुछ घंटों में, जैसे जैसे अमेरिका में दिन बढ़ता जाएगा, बहुत मेजर बनेगा। ये डिसाइड करेगा फ्यूचर ऑफ दिस सीज फायर बिफोर दे गो टू द टॉकिंग डेस्क। परसों है, तो कल का पूरा दिन और आज की पूरी दिन अमेरिका की अभी उनको उपलब्ध है इसको अलाइन करने के लिए। हम बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन पे खड़े हैं। नो वन नोज कि ये सीज फायर इफेक्टिव होगा या नहीं होगा। अभी इवन नाउ आफ्टर 12 आवर्स इट इज अ लिटिल टू अर्ली। लेबनान का मुद्दा सॉल्व होना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, टू प्लग इन द गैप्स बिटवीन योर असेसमेंट एंड अदर पैनलिस्ट। देखिए, बड़ा ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होता है, टोटल नंबर ऑफ डैमेजेस इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कैपेबिलिटीज, हार्डवेयर, कोई बराबरी नहीं मीनाक्षी। जो यूएस फोर्सेस और आईडीएफ ने ईरान को धक्का पहुंचाया है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इंफ्रा, स्पेस प्रोग्राम्स, मिसाइल प्रोग्राम्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान्स, ब्रिजेस, और उसके बदले में ईरान ने जो पहुंचाया है धक्का अमेरिकन फोर्सेस को, कोई बराबरी नहीं है। तो आई रियली वंडर, दुनिया में एक बहुत वास्ट मेजॉरिटी मीडिया का फॉर वेरी नोन रीजंस बायस्ड रिपोर्टिंग करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस चैनल, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न मीडिया। पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप, आधी से ज्यादा अमेरिका बहुत ही प्रो ईरान एनालिसिस करता है, जबकि एकदम इट इज, वी आर मिसिंग द एलिफेंट इन द रूम। मिलिटरीली इस युद्ध में अमेरिका हैज सक्सीडेड, दे हैव नॉट वन। दे हैव सक्सीडेड, दे हैव नॉट वन। क्योंकि विक्ट्री नजरिए के हिसाब से होती है, सक्सेस मेजरेबल है कि किसका कितना लॉस हुआ। अमेरिका ने इस युद्ध में ईरान को 10 से 15 साल पीछे छोड़ दिया है। उनके डेवलपमेंट में बहुत पैसे और बहुत एफर्ट और बहुत वक्त लगेगा, इस बात को समझना पड़ेगा। एक टैक्टिकल एरर उन्होंने किया है, उन्होंने एक पाकिस्तान जैसे देश को, जिसकी कोई वक्त नहीं होनी चाहिए थी, उसको इस लूप में लिया है। Sir, you are totally wrong here. Okay, let me You are finish. totally wrong. Okay, I honor your opinion. तो Yes, इसमें sir. उन्होंने ये जो I live पाकिस्तान in को, the United States. The media is owned by the Zionists. What can you say, sir? This is totally wrong. I mean, you are not on the right track.
Oh, okay, okay. I think I reasonably monitor your CNN primarily, and then I go to the next side of Fox News, and then New York All of Times them, and Wall Street. All are almost all of heavily them are pro-Israel, sir. all the All of them. analysis, sir. With due regard, all the analysis of your media is showing that America has done blunders. They have lost repute. They have lost the सर war. प्लीज हिंदी Yeah. में, प्लीज हिंदी में। हाँ तो जी जी, जी जी जी। तो सारी मीडिया अमेरिका की एक तरफ से एक्सेप्ट फॉक्स न्यूज और उनके दो एसोसिएट चैनल्स, पूरी मीडिया अमेरिका को और दुनिया को ये बताना चाह रही है, इंक्लूडिंग द प्रिंट मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, सब एक रस में बता रहे हैं कि ईरान की जीत है, ईरान ने कैसे अमेरिका को खत्म कर दिया, अमेरिका की कैसे ह्यूमिलेशन हो गई। ये एनीबडी कैन जस्ट ड्रॉ दीज इंफॉर्मेशन, ये सारी ऑनलाइन उपलब्ध है सर। तो मैं वापस आ रहा था कि पाकिस्तान को इस डील का हिस्सा बना के अमेरिका ने एक टैक्टिकल ब्लंडर किया, क्योंकि पाकिस्तान को तो यहां तक नहीं पता है कि जॉइंट स्टेटमेंट आनी चाहिए थी। अगर ट्रंप के पास ये मौका है कि वो सबसे पहले कुछ बताने की कोशिश करते हैं, सुबह सुबह लिख दिया कि सीज फायर होगा सब्जेक्ट टू, मीनाक्षी प्रेसिडेंट कहता है द डील इज सब्जेक्ट टू ईरान ओपनिंग द स्ट्रेट, इसका मतलब वो डील, वो सीज फायर नहीं हुआ है। एक क्लॉज है जिसमें सब्जेक्टिविटी, इट इज सब्जेक्ट टू, कि मतलब तुम खोलोगे तब ये सीज फायर होगा। तो उसमें कोई स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया कि आज दोपहर 12 बजे से सीज फायर शुरू होगा या इमीडिएट इफेक्ट से शुरू होगा, क्योंकि अभी तो उसमें एक क्लॉज था जिसको ईरान से एग्री करना था। और इस सारे बार्गेन में ईरान ने बहुत ही कनिंगली, बहुत ही चालाकी के साथ एक ऐसे एरिया पे अपना दावा ठोका है कि वहां से हम वो पैसे लेंगे या हम उसको कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल तो मीनाक्षी दूर की चीज है, अगर उन्होंने मैनेज करने का भी बात किया और अगर ट्रंप ने इसको मान लिया तो इट विल बी अ डिजास्टर, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, चाइना को कभी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि एक फ्री मैरीटाइम जोन को एक आतंकवादी रेजिम या फॉर दैट मैटर एनी कंट्री, दोनों ने एक दूसरे का नुकसान किया, अब एक दूसरे की भरपाई करने के लिए, क्योंकि अमेरिका को पैसे भरने पड़ेंगे। अमेरिका ये ट्वीट कर रहा है मिलकर के कि हम आपकी मदद करेंगे, वहां पर आपको कैसे काम करना है, पैसे कैसे कमाना है, सीधी लाइन तो ये लिखी गई थी उसमें। तो पूरी दुनिया इसको क्यों भुगतेगी, क्यों वो देगी जाकर के आपको $2 मिलियन? ऐसे में आप पूरी दुनिया में महंगाई का बम फोड़ने पर तुले हुए हैं। आपके पास एक बार फिर से आऊंगे अहमद मसीह खान जी, लेकिन अब्बास रिजवी जी, अब ईरान में तो लोग यही सोच करके खुश हो रहे हैं कि ये जो सीज फायर हुआ है वो ईरान ने करवा लिया है। हर देश अपने हिसाब से बताने का प्रयास करेगा, ठीक भी है, लेकिन अभी स्थिति क्या है? क्या बातचीत के बाद किसी तरीके का कोई हल निकलेगा? क्योंकि ईरान ने तो वही पुरानी 10 सूत्रीय मांगे रखी है, कुछ नया थोड़ी रखा है। अमेरिका अब क्यों मानेगा जब तब नहीं माना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बहैसियत एक उस मुल्क जो एक मुल्क बाविकार, खुददार, खुद मुख्तार मुल्क हिंदुस्तान के 1.5 अरब अवाम को ईरान की जीत पे मुबारकबाद पेश करता हूं। भारत की जनता क्यों खुश होगी? लेकिन इसलिए हाँ, कि जो हिंदुस्तान और हमारा अजीम वतन, जिनका एक रिश्ता ईरान के साथ सदियों का रिश्ता है, जिनकी सकाफत आपस में ऐसी सकाफत है कि जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में और किसी मुल्क में नहीं मिलती। जनरल साहब को याद होगा, हमारे ब्रिगेडियर साहब और दूसरे जो यहाँ बैठे हुए हैं, कि 1979 के बाद जो ईरान की ये गवर्नमेंट आई है कि जिसको मेरे जनरल साहब रेडिकल इस्लाम कहते हैं बार बार, इस हुकूमत ने हमेशा हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं। कि अगर तारीख देखी जाए 1979 से पहले की जो हुकूमत रही है कि वो हमेशा हमारे खिलाफ और पाकिस्तान का साथ देती रही। अब जो आपका सवाल है कि बेसिकली ये देखें कि जो सबसे पहले अमेरिका की शिकस्त इसलिए है कि सबसे जो ट्रंप थे वो ये कह रहे थे कि मैं रजीम चेंज करूं, लेकिन रजीम चेंज नहीं कर सका, वहां की हुकूमत को गिरा नहीं सका। और उसके बाद कहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा। कभी ये भी कहा कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल खत्म हुए। अब ये नहीं पता कि ये कौन से जिन और जन्नात आए हैं कि जो इसराइल के ऊपर बरसा रहे थे। और तीसरी बात ये कहा था कि जहां ये फैक्ट्री है कि उसको भी नेस्तो नाबूद कर। पिछले साल जून में भी ये कहा गया था जब B-2 बम्बर्स के जरिए
कि ये कहा गया था कि जहां आईटीमी प्लांट है वो खत्म किए गए, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हम करें, उसके बारे में ये कहा गया था कि अब वो खोलना है, लेकिन अभी तक उसको भी नहीं खोल सके। अब मुझे ये बताएं कि जो वार ऑब्जेक्टिव है उसमें अमेरिका की कहां जीत है। मेरे जनरल साहब, मैंने कल भी ये बात की कि मेरे सरताज में उनको यहां से सैल्यूट करता हूं कि क्योंकि ये मुल्क के एक वफादार जनरल है, सबसे पहले देश उसके बाद विदेश। लेकिन ये जरूर कहना चाह रहा हूं मेरे जनरल साहब कि जब अमेरिका और ईरान की इस वार के बारे में ऐसा तजिया कर रहे हैं कि जैसे मेरे जनरल साहब इस वार में इस वक्त भी शामिल रहे, ये कह रहे हैं 4 जहाज, और जो वेस्टर्न मीडिया में ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 18 जहाज अमेरिका के गिराए गए। अब ये कह रहे हैं कि 13 अमेरिकन मारे गए हैं, कि जबकि वेस्टर्न मीडिया के जरिए ये कहा जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ की जो इस वक्त अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ निकले, क्यों निकले। लेकिन दूसरी तरफ आज ईरान में वही करोड़ों लोग जश्न मना रहे हैं, तो क्यों मना रहे। और उसके अलावा जो आप अभी ये कह रहे थे कि रेडिकल इस्लाम, मैं आपको जनरल साहब माजरत चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करूं कि रेडिकल इस्लाम वहां होता है कि जहां ISIS का वजूद होता है। रेडिकल इस्लाम वहां है कि जहां दाइश का वजूद हो। रेडिकल इस्लाम वहां है कि जहां अमेरिका के जो तोते हैं उनके कहने पे अल-कायदा बनाई जाए, लेकिन ईरान में कभी भी उनका वजूद नहीं रहा। और तीसरी बात ये कहना चाह रहा हूं, अमेरिका इसलिए उनका दादा है, उनका बाप है, कि चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि उसकी आदत है कि जब उन्होंने जापान में 1945 में एक ही हफ्ते में 2 एटम बम गिराए और उसमें 3.5 लाख मारे गए हैं। और ये अमेरिका वही है कि जिसने लीबिया में कर्नल कजाफी को कत्ल करवाया है। अमेरिका वही है कि जिसने सद्दाम को मारा है। और अमेरिका वही है कि जिसने पाकिस्तान में उन दहशतगर्दों की हिमायत करके पूरे दुनिया का और उसके वजूद और जो यहाँ की शांति उसको खत्म किया है। मेरे जनरल साहब, आप अच्छे ओहदे पे रहें, लेकिन बात वो करें कि जो हकीकत है, जो रियलिटी है और जो हमारा इस्लाम है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस्लाम का मुताला जरूर करें कि इस्लाम में किसी के खून को अगर कोई गिराए और उसको कुरान में इस तरीके से पेश किया गया, उसने पूरे इंसानियत को खत्म किया है। और जिसने एक इंसान को बचाया है उसने पूरी इंसानियत को बचाया है। और अगर आप इस्लाम की बात कर रहे हैं, मैंने उस वक्त मुख्तलिफ मीडिया के जरिए ये बात की है कि जब यहाँ बांग्लादेश में कहीं हमारे हिंदू भाइयों को जिंदा जलाया गया था, और मैंने कहा कि ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम ये है कि जहां हक हो, हकीकत हो और हकीकत की पासदारी करे। अब ईरान, मैं ईरानी नहीं हूं, मैं फख्र करता हूं और प्राउड करता हूं कि मैं इंडियन हूं, लेकिन मैं हकीकत की नुमाइंदगी यहाँ कर रहा हूँ। छोटा सा रिएक्शन एक मेजर जनरल, उसके बाद अहमद मस्ती खान जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे थे। मैं आपको एक बात बता दूं, ये मैं कल भी आपकी बात सुन रहा था, कल भी आपने जो पूरा एक्सप्लेन किया था सब मैं समझ रहा हूं कि ये जब रेडिकल इस्लाम की बात होती है, ये जो पिछले कई दिनों से वहां पर जो प्रदर्शन चल रहे थे इसके खिलाफ, जो मैं दशकों से हो रहे इकोनॉमिक कुप्रबंधन, जो आर्थिक कुप्रबंधन है। क्या आपको पता है आज $1 की क्या कीमत है रियाल में? 13.5 लाख। आज ईरान की जो आर्थिक बदहाली है उसका कारण यही रजीम, मेरा मानना है। हो सकता है आपका जो सोच है वो अपना अलग है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये रजीम जो है, इसको क्यों इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसने ईरान का ही नुकसान किया है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो कहां एक मिनट प्लीज, आपको मैं पूरी जवाब देता हूं। अगर ईरान का नुकसान हुआ होता, उनके ऊपर सैकड़ों सैंक्शंस लगाए गए हैं, उसके बावजूद आज करोड़ों लोग इस वक्त जश्न मना रहे हैं। अगर आपको इतनी तकलीफ है कि वहां इतना नुकसान हुआ है, तो आपसे बढ़कर तो उनको तकलीफ होनी चाहिए। जो अमेरिका में इस वक्त करोड़ों लोग निकल रहे हैं,
ट्रंप के खिलाफ। ये तो इस वक्त ईरान में सिचुएशन होनी चाहिए। इस वक्त पूरा मीडिया दिखा रहा है कि ईरान में करोड़ों लोग इस वक्त क्या है, ईरान जिंदाबाद कर रहे हैं और अमेरिका मुर्दाबाद इसलिए कर रहे हैं कि जंग किसने छेड़ी है हमेशा? अमेरिका ने। 1947 से लेकर आज तक, सॉरी 1979 से लेकर आज तक ये अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं और अमेरिका ने कभी अपने जो उसके तोतियां उनके जरिए अंदर दहशतगर्दी की है, लेकिन वो सब ईरान ने बर्दाश्त किए हैं। अगर वहां इतना नुकसान हुआ होता इस वक्त वो लोग कल रात से जश्न न मनाते। जनाब मेरे जनरल साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ईरान की जनसंख्या कितनी है और उसमें से कितने लोग बाहर बाहर जश्न मनाने के लिए आए हैं। उतने ही लोग जब खामनेई को मारा गया था तब भी जश्न मनाने के लिए बाहर निकले थे। कोई इस तरह की बात करने की, कोई रेडिकल आपको दिमाग को खोल के रखने की आवश्यकता है। आप बहुत देर से मेरे पास डायरेक्ट पर्सनल असॉल्ट कर रहे हैं और मैं उसका कुछ मैंने आपके बीच में बोला नहीं एक शब्द भी। और जब मैंने बोलना शुरू किया आपने लगातार अपने भाषण उसमें घुसा दिए बीच में। आपको जो मैं बता रहा हूं ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप मुझसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो ईरान के अंदर जिस प्रकार से इस रेडिकल रजीम ने जो आर्थिक कुप्रबंधन किया है, वहां के असहमति की जो ताकत है, कोई किसी बात से असहमत हो ही नहीं सकता। अगर आपने एक बार बोला ये ठीक नहीं है तो एक मिनट प्लीज, इस्लाम होता है प्लीज 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 इस्लाम दो है, एक मिनट, एक हुसैनी आप इस्लाम है, एक मिनट दूसरा यजीदी एक मिनट इस्लाम है। एक लेकिन मैं मिनट आपको ये एक मिनट बताऊं कि जो हुसैनी इस्लाम मीनाक्षी, दिस इज होगा, नॉट ऑन, वो कभी दिस इज नॉट ऑन। इस्लाम नहीं हो सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।